गुड मॉर्निंग क्लासेस एंड स्टूडेंट्स। आपका तिलक बाल निकेतन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको आज मैं इतिहास के सबसे प्रमुख पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगी। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कंप्लीट जो पॉइंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा पॉइंट होगा सिंधु घाटी सभ्यताएं। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बीच में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में बाद में हम लोग बीच में ये नहीं हो कंफ्यूजन कि इसको क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं। ठीक है, तो समय काल जो है मैं आपको दो समय काल के बारे में बताऊंगी यहाँ पर। एक तो होता है ईसा पूर्व, एक होता है ईसवी। तो इसके बारे में हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि ईसा पूर्व है तो ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद समय को हम क्या कहेंगे, ईस्वी कहेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये हमेशा उल्टा चलता है। जैसे 1900, 1800, 1700 ऐसे उल्टा चलेगा, और ये हमेशा सीधा चलता है, जैसे 1700, 1800, 1900 ऐसे। ये आगे की ओर चलेगा और ये ईसा पूर्व जो है पीछे की ओर चलेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यताएं। सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं? वे सभ्यताएं जो किसी नदी के किनारे स्थित हो तो हम उनको क्या कहेंगे, सभ्यताएं कहेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यताओं को यह नाम क्यों दिया गया है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि लोग भी जो है कहाँ रहना पसंद करते थे? अधिकतर नदियों के किनारे, ताकि इनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सब हमारे जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है पानी। तो पानी के कारण ही हम लोग जो है कृषि वगैरह या पशुपालन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग जो है कहाँ रहा करते थे प्राचीन समय में? नदी के किनारे। इसलिए सभ्यताएं भी वहीं पर ही बस गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण, और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। अब आप कहेंगे मैडम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रथम या पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जा रही थी तब सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। ओके, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। बच्चों, अगर आपको यह पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों में से कोई सा भी एक नाम पूछा जाए तो आपको आंसर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही देना होगा, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आपको यह आंसर देना होगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी तो सबसे प्रथम या सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है वो था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिला, कैसे मिला और इसकी खोज किसने की, वो हम अभी आगे जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग बस ये बता सकते हैं यहाँ पर अभी
कि ये सबसे पहला खोजा गया स्थल माना गया है। अब हम लोग इसके समय काल के बारे में जानते हैं और इसकी खोज किसने की, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कितना माना गया है? तो पुरानी चीजों की खोजबीन करने वाले प्राचीन पुरातत्व वेदों ने इसकी जब खोजबीन की तो बताया कि इसका समय काल जो है प्राचीन पुरातत्वविदों के अनुसार समय काल बताया गया। छब्बीस सौ ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। वापस ध्यान कर ले बेटा, प्राचीन पुरातत्वविदों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यताओं का समय काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य बताया गया। लेकिन कार्बन C14 के अनुसार, अर्थात ये एक ऐसी मशीन होती है जो प्राचीन समय का ज्ञान देती है या प्राचीन समय काल को बताती है, तो उसके अनुसार कार्बन C14 के अनुसार इसका समय काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आप जान रहे होंगे ईसा पूर्व का भी मैंने पहले पॉइंट क्लियर कर दिया कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं। ओके, तो ये ईसा पूर्व के समय का ही है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ईसा पूर्व। तो आप लोग देख लें, इसको वापस से अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के या फिर हड़प्पा सभ्यता का समय काल हमेशा पूछा जाता है। तो इसका समय काल प्राचीन पुरातत्वविदों के अनुसार, प्राचीन पुरातत्वविद किसे कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया कि प्राचीन पुरातत्वविद कहते हैं पुरानी चीजों की खोजबीन करने वाले लोगों को पुरातत्वविद कहते हैं, है ना। तो उनके अनुसार जब उन्होंने इसका समय निकाला तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व निकाला। लेकिन जब कार्बन C14 के अनुसार इसका समय निकाला गया तो इसका समय था कितना, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो इसकी खोजबीन करने वाले कौन थे और किस संस्थान ने इसकी खोजबीन की, तो उसके बारे में ध्यान देखेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यताएं, इसकी खोजबीन किस संस्था ने की, तो इसकी खोजबीन की संस्था का नाम है भारतीय पुरातत्व वेदा सर्वेक्षण संस्थान। ओके, यह एक ऐसा ऑफिस या फिर ऐसी संस्था है जो पुरानी चीजों की खोजबीन करता है। इस संस्था की खोज या फिर इस संस्था की स्थापना सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी A.K. कनिंघम ने की 1961 में, सॉरी 1861 में। में की। ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता या प्राचीन सभ्यता की खोज करने वाली संस्थाओं को क्या कहा गया,
भारतीय पुरातत्व वेदा संरक्षण संस्थान। और इस पुरातत्व वेदा की सबसे जो पहला संस्थान जो हमारे भारत में किसने खोला? A.K. कनिंघम ने खोला। कब खोला? 1861 में खोला। और A.K. कनिंघम को प्राचीन पुरातत्व वेदा संरक्षण के जनक भी कहा जाता है। प्राचीन पुरातत्व पुरातत्व वेदा के जनक। प्रश्न बनता है बेटा इसमें कि प्राचीन पुरातत्व वेदा के जनक किसे कहा गया है? तो A.K. कनिंघम को ही कहा गया है। A.K. कनिंघम, इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम, आपको ध्यान रखना है, वापस से बता देती हूँ। भारतीय पुरातत्व वेदा सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना हमारे भारत में 1861 में A.K. कनिंघम के द्वारा की गई। A.K. कनिंघम को हम लोग भारतीय पुरातत्व वेदा का जनक भी कहते हैं, ठीक है। और इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व वेदा के सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा सन 1924 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की होने की मांग की गई या घोषणा की गई। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की कर दी गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा। और घोषणा करने वाले व्यक्ति थे जॉन मार्शल। ये ध्यान रखना है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा करने वाले व्यक्ति थे जॉन मार्शल। 1924 में इस संस्था के जो अध्यक्ष या फिर डायरेक्टर थे वो जॉन मार्शल ही थे। इन्हें हम डायरेक्टर कह सकते हैं। डायरेक्टर है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के डायरेक्टर भी है, प्लस 1924 के अंदर भारतीय पुरातत्व वेदा संरक्षण संस्थान के ये डायरेक्टर भी थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अनेक सभ्यताएं भी हमारे यहाँ पर आई थी। तो वो कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो हम लोग यहाँ पर पहले उनको क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन सी सभ्यता? अन्य सभ्यताएं। फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता, सेकंड मोहनजोदड़ो सभ्यता, थर्ड कालीबंगा सभ्यता, फोर्थ चन्हूदड़ो, फिफ्थ बनावली, सिक्स लोथल, सेवन धोलावीरा, एट शोरतुगई आदि। और बहुत सी कई सभ्यताएं हैं, लेकिन प्रमुख सभ्यताएं ये है। अब हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां के लोग क्या क्या कार्य किया करते थे, वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या क्या कार्य किया करते थे। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या क्या कार्य किया करते थे। तो जीवन निर्वाह के लिए वह कार्य सिर्फ 3 ही किया करते थे। कौन कौन सा? फर्स्ट है कृषि, सेकंड है पशुपालन,
थर्ड है शिल्प कार्य। क्या क्या करते थे बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिर्फ 3 ही कार्य किया करते थे, कृषि, पशुपालन और शिल्प कार्य। कृषि आप लोग जानते ही हैं कि प्राचीन समय से सभी लोग अपना जीवन जीने के लिए कृषि करते थे और अन्य कार्य पशुपालन किया कर लेते थे। और शिल्प कार्य में आता है जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना करना, आभूषण बनाना, मनके बनाना, मोहरे बनाना आदि कार्य। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 7 प्रकार के अनाज उगाया करते थे। 7 प्रकार के अनाज उगाते थे। कितने प्रकार के अनाज उगाते थे बेटा? 7 प्रकार के। तो 7 प्रकार के अनाज में लिखो, जौ, गेहूं, चना, सफेद चना, बाजरा, तिल और लास्ट चावल। ठीक है, ये 7 प्रकार के अनाज उगाया करते थे। और पशुपालन में वो किया करते थे भेड़, बकरी, PIG कहते हैं जिसको, सुअर, मगरमच्छ, वृषभ जिसे जंगली भैंसा कहते हैं, घड़ियाल आदि के अवशेष वहां पर प्राप्त हुए हैं। और शिल्प कार्य में वो किया करते थे मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सेकंड मुहर बनाना, बाट बनाना, आभूषण बनाना, मनके बनाना आदि अनेक प्रकार के जो हाथ से कार्य किए जाते थे वो शिल्प कार्य में आते थे। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता को हम वापस एक बार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल मैंने आपको पहले बता दिया कि प्राचीन पुरातत्वविदों ने उसका समय काल जो है 19 कितना बनाया, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व बताया है। और कार्बन C14 के अनुसार उसका समय काल रहा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है अपना जीवन जीने के लिए जो कार्य करते थे वो 3 प्रकार के कार्य किया करते थे, कृषि, पशुपालन और शिल्प कार्य। कृषि के अंदर वो जो है 7 प्रकार के कार्य किया करते थे। 7 प्रकार के अनाज जो है उगाया करते थे, जो गेहूं, चना, सफेद चना, बाजरा, तिल और चावल। ये प्रमुख है क्योंकि ये मोस्टली आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कितने प्रकार के अनाजों का उत्पादन किया करते थे। तो 7 प्रकार के अनाज लिखना है। और पशुपालन ये भेड़, बकरी, सुअर, मगरमच्छ, वृषभ, घड़ियाल आदि इन सभी का पशुपालन क्या करते थे, शिल्प कार्य में जैसे मिट्टी के बर्तन, मुहर बनाना, बाट बनाना, आभूषण बनाना, मनके बनाना आदि कार्य वह किया करते थे। और प्रमुख सभ्यताएं मैंने आपको बताई दी है कि सबसे प्रथम खोजी गई सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनूदड़ो, बनावली, लोथल, धोलावीरा, शोरतुगई आदि पाई गई है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग ये पढ़ ही लिया है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरीय व नगरीय सभ्यता थी जो वर्तमान समय से बिल्कुल मिलती जुलती थी। अभी आज के समय में भी ऐसी नगरीय सभ्यता नहीं है जितनी उस समय में ये नगरीय सभ्यता थी। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। यह स्थल पाकिस्तान
के पंजाब प्रांत में मोंटमोगरी नामक स्थान पर खोजा गया। कहां पर? पाकिस्तान के, यानी पंजाब प्रांत मैंने इसलिए यहां पर लिखा है कि पंजाब प्रांत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जा चुका है स्वतंत्रता के बाद, और कुछ हिस्सा जो है हमारे इधर है। तो हमारे इस पंजाब प्रांत का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान में जा चुका है, उस क्षेत्र के मोंटमोगरी नामक क्षेत्र पर हड़प्पा सभ्यता पाई गई। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटमोगरी नामक स्थान पर इस स्थान को खोजा गया। इसे हम नगरीय या शहरी सभ्यता भी कह सकते हैं। ओके, हड़प्पा सभ्यता के अंदर या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन वस्तु या पुरावस्तु पूछी जाए तो आपको सबसे पुरावस्तु लिखनी है मुहर। क्या लिखनी है? मुहर। आपके आ जाए क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुरानी जो या फिर प्राचीन वस्तु कौन सी है, तो उसे हम कहेंगे मुहर। मुहर जो होती है वह सबसे प्राचीन व पुरावस्तु है। मुहर के बाद में एक और आ जाता है जैसे बाट, मिट्टी की मूर्तियां आदि। ये भी प्राचीन वस्तुओं के रूप में ही जानी जाती है, लेकिन सबसे प्रमुखता कौन सी चीज है? मुहर है। ठीक है, मुहर को सबसे पुरानी वस्तु के रूप में जाना गया है। अब हम आगे देखते हैं कि मुहर जो प्राचीन वस्तु है या फिर पुरावस्तु है, इसका निर्माण कैसे व किससे किया जाता था, तो मुहर के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पॉइंट के अंदर मुहर के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि ये किस पत्थर से बनी होती है। इस पत्थर का नाम है सैलखड़ी पत्थर। कौन सा पत्थर? सैलखड़ी पत्थर, जो कि अत्यंत मुलायम होता है। सैलखड़ी पत्थर इतना ज्यादा मुलायम होता है कि इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मुहरों का आकार जो होता है वो हम लोग चौकोर, गोलाकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार आदि आकृतियों में देख सकते हैं। आदि आकृतियों में हम इनको देख सकते हैं, क्योंकि ये सैलखड़ी का पत्थर जो है इतना ज्यादा मुलायम होता था कि इसको बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, और इसको चौकोर, गोलाकार या बेलनाकार, त्रिभुजाकार आदि आकृतियों में भी इसको गढ़ा जा सकता था। एक और चीज कि मुहरों को जब बनाया जाता था, जैसे ये चौकोर बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक चित्रकार लिपि लिखी जाती थी जिसे हम समझ नहीं सकते। ये जो चित्रकार लिपि लिखी जाती थी इसे हम समझ नहीं सकते। और यहाँ पर एक सींग वाला जो जानवर है वो बना हुआ होता था। एक सींग वाला जानवर था जिसे ये सबसे प्रमुख मानते थे।
यानी कि ये एक सींग वाले जानवर को इतना ज्यादा मानते थे कि इनकी ही पूजा आराधना करते थे। जब इन स्थलों की खोज की गई तो प्राचीन जितने भी इनके विहार हुआ करते थे, विहारों के अंदर ये जो एक सींग वाला जो जानवर है उसको ये सभी प्रमुख चीजों के ऊपर बनाया करते थे या फिर उसकी पूजा आराधना किया करते थे। ओके, अब देखते हैं हम लोग सेकंड पूरा वस्तु बाट। बाट जो है वो कौन सी पद्धति पर बने होते थे? दशमलव पद्धति पर। दशमलव पद्धति से बने होते थे। बाट कौन सी पद्धति से बने होते थे बेटा? दशमलव पद्धति से बने होते थे। और बाट बनाने के लिए चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग किया जाता था। चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग किया जाता था। किया जाता था। ध्यान रखना है बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन इसकी तरफ से पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाट बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? तो चर्ट पत्थर का। और अगर पूछा जाए कि मुहर बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था तो आपको करना है सैलकड़ी पत्थर का। ओके, चलो अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के अंदर जो सेकंड वाली सभ्यता है हमारी, कौन सी सभ्यता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सभ्यता मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। ठीक है, ये सबसे प्रमुख व सबसे महत्वपूर्ण नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की ये सबसे प्रमुख नगरीय सभ्यता थी। ये ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना क्षेत्र में खोजी गई सभ्यता है। कौन से क्षेत्र में? लरकाना क्षेत्र में। कहां पर? पाकिस्तान में। ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है और मोहनजोदड़ो भी कहां पर है? पाकिस्तान में ही है, पर इनके क्षेत्र थोड़े अलग अलग है, थोड़ा दूर दूर पर ये सभ्यताएं प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता जन्य जो क्षेत्र है या फिर बनाया गया पुरानी वस्तु है वो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है विशाल अन्नागार। विशाल स्नानागार व विशाल अन्नागार जो कि मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे प्रमुख खोजे गए ऐसी पूरा प्राचीन वस्तुएं या फिर पुरावस्तुएं थी जो कि सबसे बेस्ट व पक्की थी। उस समय के काल के अंदर इतनी विशाल चीजें कहीं पर भी नहीं बनाई जाती थी जो कि मोहनजोदड़ो में हमें प्राप्त हुई। ठीक है, और ये किस टाइप से बनी हुई थी वो अब हम लोग देख लेते हैं।
कि किस टाइप से बनी हुई थी मैं बता देती हूँ। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार कैसे बने हुए थे, तो ये समझ लो ये है पाकिस्तान का लरकाना क्षेत्र और ये है मोहनजोदड़ो सभ्यता। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है। इस मोहनजोदड़ो सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी शहर और निचला शहर। ऊपरी शहर व निचला शहर। ऊपरी शहर में सिर्फ क्या बने हुए थे, दुर्ग। क्या बना हुआ था, दुर्ग, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार बना हुआ था और इनको 4 दीवारी के द्वारा संरक्षित किया गया था। फिर निचले वाले क्षेत्र के अंदर वहां की जनता रहा करती थी और जनता वाले क्षेत्र को भी वैदिका यानी कि 4 दीवारी से घेरा गया है और सबसे लास्ट में पूरे मोहनजोदड़ो को भी पूरी 4 दीवारी से सुरक्षित किया गया है। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो एक ऐसी सभ्यता थी जिसको बहुत ही सोच समझ करके बनाया गया था। और विशाल स्नानागार जो यहाँ पर बना हुआ है वो इस टाइप से बना हुआ था। देखिए बेटा, देखा, विशाल स्नानागार बनाए हुए थे दक्षिण व उत्तर की साइड में, उत्तर व दक्षिण की साइड में यहां पर क्या हुआ करती थी, सीढ़ियां। ये दोनों साइड में बेटा सीढ़ियां है और इसको ये एक पक्का जल स्रोत है जिसमें लोग शायद वार्षिक अनुष्ठान हुआ करते थे, उसमें स्नान किया करते थे। और इसी के पास में यहाँ पर 8 और स्नानागार बनाए गए थे जो कि गैलरी के अंदर बनाए गए थे और इनके गेट आपस में आमने सामने नहीं बनाए गए। ये एक वास्तुशास्त्र या फिर वास्तुकला के अनुसार बनाए गए। इन स्नान घरों का प्रयोग भारतीय पुरातत्व वेदा कहते हैं शायद इन स्नान घरों का प्रयोग जो है वार्षिक अनुष्ठानों या फिर कोई विशेष अवसरों पर ही किया जाता था। ठीक है, और शायद विशेष अवसरों पर किया जाता था। और यहीं पर ही जस्ट अभी अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ही एक विशाल अन्नागार भी है जो ये जलाशय है, इन जलाशयों के जस्ट यहाँ पर ही उस सभ्यता के अंदर एक विशाल अन्नागार भी है। अन्नागार का मतलब होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में अन्न को एकत्रित कर करके रखा जाता था और ये अन्न वहां के लोगों से जो है कर के रूप में लिया जाता था और इसमें एकत्रित करके रखा जाता था और इस अन्न का प्रयोग कभी भी आपातकाल या वार्षिक अनुष्ठानों के समय में किया जाता था। तो ये यहाँ की सबसे प्रमुख पूरा वस्तुएं थी। ओके, थैंक यू। अब इसका अगला पार्ट जो है हम लोग अगली क्लास में लेकर के आएंगे और आप जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके।